नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे यांत्रिकी के प्रश्नों पर। जो ये प्रश्न है वो जो है थोड़ा समझने वाला होता है। बिना एक्सप्रेशन के हम इसको समझ नहीं सकते हैं। चर्चा हो रही है कि यंत्र क्या है, ठीक है। कोई भी यंत्र क्या है या मशीन क्या है, ठीक है। यंत्र या मशीन क्या है, पहला बिंदु है। सारे प्रश्न जो है किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ह्यूमन जो इफर्ट होता है, मनुष्य के कम बल से जो है, कम बल के प्रयोग से हमें ज्यादा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। कम बल प्रयोग करके अभी हम उतनी ही मात्रा में काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कुआं है, उससे अगर जो है आपको 50 लीटर पानी निकालना है तो या तो आप बाल्टी से निकालिए, ठीक है, या आप डायरेक्ट जो है मोटर लगा लीजिए। तो आपको जो है ह्यूमन इफर्ट किस में कम लगेगा, तो मोटर में। तो मोटर क्या हो गया, मोटर आपका जो है यंत्र हो गया, ठीक है। मोटर क्या हो गया, यंत्र हो गया। बाल्टी से आप निकालेंगे जरूर, लेकिन आपको जो है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यंत्र क्या करता है, ह्यूमन इफर्ट को यानी कि मनुष्य के मेहनत को कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पर हम लोग आते हैं। अगला बिंदु क्या है, देखिए सारे बिंदु जो हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला बिंदु है कि मान लीजिए कोई तराजू है, ठीक है। ये क्या है, आपकी तराजू है, ठीक है। इसको बैलेंस भी कहते हैं। और तराजू क्या है, वेरी सेंसिटिव है, यानी कि हल्का सा भी इस पे जो है भार अप्लाई होता है तो ये रीडिंग करेगा। क्या करेगा, रीडिंग करेगा। अब कोई व्यक्ति जो है इस पे बैठ के क्या कर रहा है, सांस ले रहा है अंदर की तरफ। कोई व्यक्ति जो है इस पे बैठ के सांस ले रहा है अंदर की तरफ, इनहेल कर रहा है, तो क्या होगा बताइए, तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा। तो एक्चुअल में ये जो है यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं वायु का भार, वायु का भार, ठीक है। जब आदमी जो है सांस लेगा तो क्या होगा, उसका वजन थोड़ी मात्रा में ही बढ़ेगा, लेकिन वायु का भार है उसकी वजह से बढ़ेगा, तो रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग जो है इसकी बढ़ेगी, ठीक है। रीडिंग क्या हो जाएगी, इसकी रीडिंग बढ़ेगी। बहुत ही कम समय में हम लोग जो है फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये रिवीजन क्लास ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्सप्रेशन की ज्यादा जरूरत है इस क्लास में, इसलिए जो है हमने इस क्लास को जो है रखा, इस सेशन को रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु है, ठीक है, कि वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पे काम करती है। वॉशिंग मशीन आपके घर में आप देखे होंगे, वॉशिंग मशीन का ये जो पॉट होता है, बर्तन होता है, ये क्या करता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है। एक जो है सेंटर के मध्य में जो है ये रोटेट करता रहता है। आप इसमें क्या डाल देते हैं, इसमें कपड़ा डालते हैं, ये रोटेट करता है, रोटेट करता है। और तो हम जहां भी रोटेशन होगा वहां दो फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको बैलेंस करने के लिए होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी की बात कर रहे हैं, हिंदी में इसको कहेंगे अब केंद्रीकरण, ठीक है। अब केंद्रीकरण की वजह से जो है कपड़ा क्या रहा है, गोल 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 घूमता है, ऐसे घूमेगा फिर रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके वजह से जो है कपड़ा हमारा क्या होता है, साफ हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ठीक है। अगला टॉपिक है अदिश राशि और सदिश राशि पे बात हो रही है, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है। अदिश जिसमें जो है केवल परिमाण है, यानी कि क्वांटिटी है लेकिन दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है।
दूसरा क्या है, दूसरा है सदिश राशि। इसमें क्या है, इसमें दोनों होता है, परिमाण भी है और दिशा भी है, ठीक है, दोनों है, ठीक है, परिमाण भी है और दिशा भी है। तो इसी पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब देखिए ये प्रश्न आया हुआ है सब में, ठीक है, समय चाल विस्थापन दूरी में सदिश राशि कौन सा है, ठीक है। समय चाल, देखिए इसकी बात करते हैं, समय हो गया, चाल हो गया और ये दूरी हो गया, और सदिश में क्या हो गया, विस्थापन। अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। समय में केवल क्वांटिटी होता है, परिमाण होता है। चाल में भी केवल परिमाण होता है। चाल क्या होती है, दूरी बटा समय होता है। लेकिन वही अगर वेग हो जाएगा तो वो जो है क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेग में क्या है, विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, देखिए ये अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चल रहा है, ये तो ये क्या है, ये इसकी पूरी लेंथ जो है ये दूरी है, ये जो चल रहा है ये दूरी है, ये दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या है, ये विस्थापन है जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को एकदम सीधी रेखा से मिला दी एकदम, इसमें क्या है, डायरेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विस्थापन। इसलिए विस्थापन में क्या है, विस्थापन में जो है आपका डायरेक्शन है, और वेग क्या होता है, वेग जो होता है विस्थापन अपन समय होता है। इसीलिए जो है वेग भी क्या है, सदिश राशि है, उसमें दिशा है, उसमें दिशा है, ठीक है। तो और ये चाल जो होती है वो दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी भी क्या है, दूरी भी इतना समझते हैं, दूरी क्या है, दूरी में भी कोई दिशा नहीं है, इसलिए भी क्या है, चाल भी अदिश राशि है, ठीक है। इसी तरह से और भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में सदिश राशि कौन सा है, ठीक है। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य, देखिए तो इसमें क्या है, संवेग जो है सदिश राशि हो जाएगा। अगला पॉइंट है, देखिए एक आता है प्रश्न की करंट, ठीक है, करंट क्या है, जिसको हम लोग एम्पियर में नापते हैं, सदिश है कि अदिश है। उसमें दिखता है भले कि करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो है आपकी करंट जो है अदिश राशि है, ध्यान रखना है, ठीक है, अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, पूरा रिवीजन कर देंगे और आशा है कि आपको समझ में आएगी बातें। थोड़ा सा तेजी में चलेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। देखिए पूछ रहा है कि मोमेंटम यानी कि संवेग और वेग के अनुपात में जो प्राप्त होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है। तो संवेग है बटे वेग है। संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। वेग जो है v है, v से v कट गया, क्या बचेगा m। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बचेगा, ठीक है। संवेग और वेग का जो अनुपात होगा, तो और कैंसिल करेंगे v से v तो m बचेगा, यानी कि द्रव्यमान बचेगा। ये प्रश्न जो है आए हुए हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो इस पे जो है चर्चा करना जरूरी है। अब देखिए ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम, इसको समझना है, ठीक है। तो तेजी में चल रहा है, मैं पता है, रिवीजन क्लास है, इतना आपको आता होगा। देखिए ऊर्जा ना तो सृजित होती है और ना ही विनाश हो सकती है। इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ऊर्जा को जो है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारी ये बाइक है, क्या है, हमारी ये
बाइक है, ठीक है। अब इसमें हम क्या भर रहे हैं, इसमें हम फ्यूल भर रहे हैं। फ्यूल में क्या है, फ्यूल में है केमिकल एनर्जी। क्या है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी है। अब वो जो है एनर्जी कहाँ गई, इसके इंजन में गई। इंजन से क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में, और गाड़ी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली। और प्लस इसमें से मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट भी निकला, धुआं के फॉर्म में हीट भी निकला, ठीक है। तो क्या हो गया, एनर्जी जो है यहाँ जो थी वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो आशा की बातें समझ में आ रही होगी। अब हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, पूछ रहे हैं कि हवा में जो है कौन सी ऊर्जा होती है, ठीक है। आप जो देखे होंगे ये जो विंड एनर्जी का प्रयोग होता है, बड़े बड़े लगे होते हैं पंखे, ठीक है। ये जो है इसका किसका प्रयोग करते हैं, हवा जो चलती है इसके गतिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो हवा में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। उसकी वजह से पंखा चलता है, पंखा से कनेक्ट होता है यहाँ मोटर, ठीक है। मोटर क्या करता है, चक्की पीस सकता है, कोई भी काम आपका कर सकता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग ने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, कौन से हैं। एक होता है परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का, एक है गैर परंपरागत। एक तरह से इसको कह सकते हैं नवीकरणीय और नवीकरणीय, ठीक है। अब देखिए परंपरागत स्रोत है तो इसमें जो है आपका आ जाएगा आपका कोयला, पेट्रोल। ये जो है सदियों से चला आ रहा है, ये स्रोत जो है परंपरागत है, सदियों से चला आ रहा है। और नवीकरणीय है, यानी कि एक बार अगर यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं होगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको बनने में जो है करोड़ों साल लगते हैं। गैर परंपरागत में क्या है, नवीकरणीय है, जैसे आपका जो है हवा हो गया, ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा जिसको हिंदी में कहते हैं सौर ऊर्जा। ये सब क्या है, नवीकरणीय है, गैर परंपरागत है। इसका बहुत पहले से नहीं, जब विज्ञान जो है एडवांस हुआ है तब उसका शुरुआत हुआ है, ठीक है। और ये जो है अपने आप में बनता रहता है, ठीक है, ये जो है बनता रहता है। तो ये नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत है। अब देखिए गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, ये चर्चा हो रही है कि गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, ठीक है। गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, तो वो किए थे गति को सबसे पहले परिभाषित गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब जो है गति को सबसे पहले परिभाषित किए थे, ठीक है। गैलीलियो साहब जो है गति को सबसे पहले परिभाषित किए थे। इसमें क्या है, देखिए गति क्या है, गति क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु ए है, समय के साथ मान लीजिए टी बराबर 0 है, यहाँ पे टी बराबर क्या है 0 है, टी बराबर 10 सेकेंड पे ये वस्तु यहाँ नहीं है, कहाँ मूव करके कहाँ चली गई, जो है ए जो है यहाँ पे चली गई, यानी कि स्थान जो है एस से एल पर चली गई, ठीक है, ये स्थान का नाम है मान लीजिए। तो समय के हिसाब से अगर वस्तु का जो है जगह चेंज होता है उसी को गति कहते हैं, बस यही है, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यूटन का जो है प्रथम नियम क्या है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी कि जड़त्व का नियम। इसको थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, इसमें क्या है भैया,
कोई वस्तु है या तो यह रेस्ट में है, रुकी हुई है, या मोशन में है। तो अगर इस पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना पड़े, ठीक है, कोई दूसरा बाह्य बल ना लगे, तो ये वस्तु अपने ही स्थिति में रहना चाहेगी, ये अपने आप को चेंज करना नहीं चाहेगी। यही क्या है, जड़त्व का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया है। जिस पोजीशन में वस्तु है उसी पोजीशन में रहना चाहती है, यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अगर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई हम तो फुटबॉल मारते हैं, ठीक है, फुटबॉल को मान लीजिए फुटबॉल है, ये फुटबॉल को हमने किक किया यहाँ पे, और फुटबॉल पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, फुटबॉल रुक गया। अरे बाह्य बल लगता है भाई, ठीक है। देखिए इस पे एक तो घर्षण लगता है, किसका, जमीन का, एयर का, हवा का। फिर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तब ये रुकता है। अगर यह जो है यही अंतरिक्ष में काम कर दिया जाए तो अंतरिक्ष में क्या होगा, अंतरिक्ष में रुकेगा नहीं, उसी मोशन से जीवन भर घूमता रहेगा। जैसे ये अर्थ है, आपके प्रश्न क्वेश्चन में प्रश्न आता है ये, और ये सैटेलाइट है। क्या है, सैटेलाइट। यहाँ से अगर एक सेब गिरा दिया जाए तो ये सेब क्या होगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा। जिस मोशन से नीचे ये सेब गिरा है उसी मोशन से ये जो है ये मोशन करता रहेगा सैटेलाइट के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे जो है कोई बाह्य बल नहीं काम कर रहा है, जड़त्व के नियम के हिसाब से वो अपने आप में वो घूम रहा है। ठीक है, आशा है कि बातें समझ में आ रही होंगी। इसी पे एक प्रश्न है कि ट्रेन जो है, जैसे ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन रुकी हुई है, अब जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, ये ट्रेन का डब्बा है, जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है हमारा सिर जो है पीछे की तरफ झुकता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है स्थिरता के जड़त्व का। ठीक है, जो हमारी बॉडी टच में है वो तो साथ में निकल लेती है, लेकिन ये बात जो बॉडी टच में नहीं है वो क्या होती है, वही जगह उसी जगह पर रहना चाहती है, इसलिए पीछे की तरफ हम लोग थोड़ा सा हो जाते हैं। ठीक है, आशा है बात समझ में आ रही होगी। तीसरा नियम क्या है न्यूटन का, कि एक समान और विपरीत प्रक्रिया, यानी किसी पे आप जितना बल अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो तीसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये देख लेते हैं अगर आ गया है तो। उसके बाद तीसरा देख लेंगे। ठीक है, न्यूटन साहब का, ठीक है, न्यूटन साहब की बात हो रही है। दूसरा नियम यह है इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, यानी कि फोर्स तभी जनरेट होगा, फोर्स जहां जनरेट होगा, सॉरी, फोर्स जहां लगेगा वहां एक्सीलरेशन होगा ही होगा। क्या होगा, वहां एक्सीलरेशन होगा ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इससे इसी से निकलता है F इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तीसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु पे कोई भी जितना बल आप अप्लाई करते हैं वो भी आप पे उतना ही बल अप्लाई करता है। ठीक है, ये तीसरा नियम है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जितना आप उस पर फोर्स लगाएंगे उतना ही वो जो है आप पे भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सा प्रश्न है इसी तीसरे नियम पर ही। ठीक है, एक घर्षण रहित, यानी कि फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित सरफेस है, एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, सीटी बजा रहा है। क्या बजा रहा है, यहाँ पे सीटी बजा रहा है। तो क्या वो मूव करेगा, देखिए घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस, ऐसा जो है एक्चुअल में कोई सरफेस नहीं होता है, कोई ऐसा सरफेस नहीं बना जो एकदम 100% घर्षण रहित हो। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया है तो मानना पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर ये सीटी मारेगा तो क्या होगा, फूकेगा। तो फूकेगा तो क्या होगा, इस पे जो सीटी पे जो अप्लाई कर रहा है फोर्स, ये सीटी भी उस पर उतना ही अप्लाई करेगी, तो ये क्या करता जाएगा, पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो आगे आगे मारा धक्का तो सीटी कहाँ मारेगी, पीछे धक्का मारेगी। तो ला जो है तीसरा ला, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के हिसाब से, ठीक है,
वो जो है पीछे की तरफ मूव करेगा। सेम प्रश्न है कि सड़क पर चलने में जो है, हम सड़क पे जो है आसानी से चल लेते हैं, सड़क पे जो है आसानी से चलते हैं, लेकिन बर्फ पे जो है चलने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों? ठीक है, बर्फ पे जो है कठिनाई होती है चलने में, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सड़क पे जो है हमें प्रॉपर क्या मिलता है? फ्रिक्शन मिलता है, घर्षण मिलता है। बर्फ पे जो है प्रॉपर घर्षण नहीं मिलता है। घर्षण क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए चलने में दिक्कत होती है, सड़क जाते हैं हम, फिसल जाते हैं। और इस पे जो है प्रॉपर घर्षण मिलता है। बिना घर्षण के हम कहीं भी जो है एक कदम नहीं चल सकते हैं। ठीक है, एक जो है कदम हम बिना घर्षण के कहीं चल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और हम लोग जो है आगे जो है क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि देखिए, ये कार पे भी प्रश्न बना हुआ है कि हम जो बल इसको अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए इस वस्तु को धक्का दे रहे हैं, तो जो वस्तु को धक्का हम दे रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, तो जो हम शुरू में फोर्स लगाते हैं वो ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। और जब से वस्तु मूवमेंट में आती है, यानी कि जैसे वस्तु एक गति में आती है, हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स कम लगाना पड़ता है। ठीक है, देखिए, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है F बराबर म्यू इंटू एन होता है। फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है। म्यू क्या है? सरफेस कांस्टेंट है, ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। एन क्या है? एन जो है इस पर दाब जो पड़ता है वो है, यानी कि लंबवत बल जो है, इसका वजन, इसके वजन की वजह से जो एम और जी है, एम जी, ये जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एम क्या है? इसका मास है। ठीक है, द्रव्यमान है। तो एन ये है, एन क्या है? यहाँ पे एम जी है। ठीक है, तो जो ये फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू एन, ये वस्तु जो है शुरू में अधिक फोर्स ले रही है, और जो है जब चलने लग रही है तो जो है कम बल लग रहा है हमको। जो आदमी यहाँ पे धक्का दे रहा है वो अपनी बात कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो देखिए म्यू का मान चेंज होता है। म्यू दो होता है, एक स्टैटिक होता है और एक होता है म्यू किसमें? मोशन में। तो इसका मान जो होता है म्यू स्टैटिक का मान ज्यादा होता है म्यू मोशन वाले से। ठीक है, इसलिए जो है इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एम जी चेंज नहीं होगा, एम कभी चेंज नहीं होगा, और जी कभी चेंज नहीं होगा। जो एम जी है, जो वस्तु का एम जी है, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। यानी कि जो एन है वो कभी नहीं चेंज होगा, म्यू चेंज हो रहा है। म्यू कैसे चेंज हो रहा है भैया? यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टैटिक में जो म्यू का मान होता है वो ज्यादा होता है, मोशन में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आया हुआ है कि एक कार है, कार में जो है शुरू में जो है ज्यादा चलने में हो रही है, और बाद में जब चलने लग रहा है तो कम बल लग रहा है। तो क्या है? ठीक है, रिएक्शन फोर्स तो उतना ही है, म्यू के मान में जो चेंज आ रहा है। ठीक है, जो आप लोग देख चुके हैं अभी। देखिए, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात सेम है, तो उनके जो है वेगों का अनुपात क्या होगा? समान द्रव्यमान है, वस्तु का क्या है? समान द्रव्यमान है, यानी कि m क्या है? m1 बराबर m2 है, दो वस्तु है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है भैया? हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, तो इनका अनुपात पूछ रहा है, दोनों के गतिज ऊर्जा का अनुपात अगर 4/9 है, क्या है? 4/9 है, तो v1 और v2 का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, तो 1/2 से 1/2 कट गया, m1 m2 भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बराबर दिया हुआ है। अब v1 v2 का अनुपात पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है कि भाई ये यहाँ पे v1 v2 का स्क्वायर है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/9 अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, और जब अंडर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो v1 v2 का जो अनुपात होगा, इनके वेग का अनुपात जो होगा वो
2:3 का होगा, ठीक है। एक प्रश्न ये भी आया है कि अगर मान लीजिए कि एक ट्रक है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न जो है ये विज्ञान का ऐसे ये प्रश्न है कि बिना समझे नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कोई एक ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है और इसका ये टैंकर बना हुआ है, टैंकर है, ठीक है। ये ट्रक है, यहाँ भी पहिया होगा, ठीक है। अब इस टैंकर में क्या भरा हुआ है? तेल भरा हुआ है। तो जब ये ट्रक जो है मूवमेंट में आएगा तो तेल का मोशन कैसा होगा, ठीक है, तेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो देखिए तेल का स्ट्रक्चर जो है शुरू में तो ये रहा होगा, शुरू में तो जब वस्तु मतलब कि ट्रक चल नहीं रहेगी तो ये रहा होगा, ठीक है। ये रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। बाद में क्या हो गया होगा? बाद में जो है इसका आकार ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कैसे? ऐसे आगे की तरफ ज्यादा रहेगा और पीछे की तरफ कम हो जाएगा, ठीक है। यही पूछ रहे हैं। तो आशा है कि सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो बिल्कुल जो है हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल का एक ही मतलब है, चैनल में कुछ नहीं है, बस अपने शौक के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मजा आता है पढ़ने पढ़ाने में, हम भी तैयारी में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।